हेलो बच्चों, आप सभी का कक्षा 10 साइंस और जनरल साइंस के टॉपिक में एक बार फिर से सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल दाताराम गुरुजी के साइंस टीचर चैनल पर। आज बच्चों हम बात करते हैं, हमने इससे पहले आपने देखा होगा, हमने इससे पहले ऑक्सीजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में बात की थी। आज अपन बात करेंगे हाइड्रोजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीकरण और अपचयन पर, कि हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन किस प्रकार से होता है। तो देखिए बच्चों, जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग होता है वो ऑक्सीकरण कहलाती है। तो हाइड्रोजन का वहां निकलना होगा, अर्थात हाइड्रोजन की कमी होगी। तो हाइड्रोजन की कमी जहां दिखाई दे वो कहलाएगी ऑक्सीकरण रिएक्शन, और जहां हाइड्रोजन की वृद्धि हो, हाइड्रोजन की वृद्धि अर्थात हाइड्रोजन का योग हो, वो कहलाएगी अपचयन अभिक्रिया। वो अभिक्रिया क्या कहलाएगी बच्चों? अपचयन अभिक्रिया। तो अगर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के द्वारा ये समझाऊं तो हम देखते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस है। इस हाइड्रोजन सल्फाइड की अभिक्रिया अगर हम ऑक्सीजन के साथ करवाते हैं, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड की जब रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे को जो प्रोडक्ट प्राप्त होता है वो सल्फर और H2O प्राप्त होता है। समीकरण कंकाली समीकरण है। संतुलित करने के लिए हाइड्रोजन वहां दो, यहां दो, ऑक्सीजन यहां दो है, यहां एक है तो यहां दो लगा देंगे। हाइड्रोजन 4 हो गया तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए यहां 2 लगा देंगे। सल्फर 2 हो गया तो सल्फर को 2 करने के लिए ये लगा देंगे। तो हाइड्रोजन सल्फाइड से हमने यहां पर क्या देखा? सल्फर बन रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड सल्फर में परिवर्तित हो रहा है। अभिक्रिया के दौरान हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन की कमी हुई है या नहीं हुई? सल्फर अकेला रह गया तो हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण सल्फर में हुआ है। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण सल्फर में हुआ है। ये जो मैं बोल रहा हूं बात, ये लिखने लायक बात है, आप इसको नोट करें अपनी कॉपी में। हाइड्रोजन सल्फाइड का ऑक्सीकरण सल्फर में हुआ है। अगले एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, एथेनॉल का नाम आपने सुना होगा, CH3CH2OH, एल्कोहल ग्रुप का दूसरा 2 कार्बन वाला सदस्य एथेनॉल, जिसे एल्कोहल भी बोल देते हैं हम कई बार। एथेनॉल, एथेनॉल के साथ जब हम इसको एथेनॉल को गर्म करते हैं तो एथेनॉल से एथेनॉल बनता है बच्चों, CH3CHO प्लस H2। एथेनॉल से एथेनॉल बनता है। ये है एल्डिहाइड का समूह, एल्डिहाइड समूह का है एथेनॉल। इसमें CHO समूह है, इसमें OH ग्रुप है। ये अल्कोहल का है, ये एल्डिहाइड का है। एथेनॉल से एथेनॉल बनते वक्त इसमें टोटल हाइड्रोजन का नंबर गिनेंगे, 3 और 2 5 और 1 6, और जो एथेनॉल बना है इसमें हाइड्रोजन का नंबर गिनेंगे 3 और 4। हाइड्रोजन कम हो गए। एथेनॉल का एथेनॉल में ऑक्सीकरण हुआ है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि एथेनॉल से एथेनॉल बनते वक्त हाइड्रोजन की कमी हुई है। हाइड्रोजन की कमी होने को ही हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहां तक की बात क्लियर हुई। हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, हाइड्रोजन की जब कमी होती है तो अपन उस अभिक्रिया को कहते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इस प्रकार से ये हुई ऑक्सीकरण अभिक्रिया हाइड्रोजन के आधार पर। अब अपन बात करें अपचयन, हाइड्रोजन के आधार पर अपचयन अभिक्रिया। तो इसमें हाइड्रोजन का योग होगा। एक बहुत ही प्रसिद्ध अभिक्रिया है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कहलाता है एथीन
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। जब किसी हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो और कहीं पर उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो वह असंतृप्त होते हैं, एल्कीन का सदस्य है और इसके हाइड्रोजनीकरण क्या करवाना है अपने को, हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे इसका। और यहां पर एक उत्प्रेरक काम में आता है, निकेल उत्प्रेरक, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। निकेल Ni उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब यह अभिक्रिया होती है तो जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित हो जाता है और एथीन से बन जाता है एथेन। क्या बन जाता है बच्चों, एथेन बन जाता है। तो यहां आप देख रहे हैं कि ये जो अभिकारक था अपना एथेन, उससे उत्पाद बना एथेन। तो बताओ इसमें अभी हाइड्रोजन कितने थे, 2 और 2 4, और यहां कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। तो बताओ इस अभिक्रिया के दौरान एथीन से एथेन बनने के दौरान हाइड्रोजन की वृद्धि हुई या नहीं हुई, हाइड्रोजन की वृद्धि हुई। तो हाइड्रोजन की वृद्धि होने को ही हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी एथीन का एथेन में अपचयन हुआ है, एथीन का एथेन में क्या हुआ है बच्चों, अपचयन हुआ है। तो ये उदाहरण हो गया अपने हाइड्रोजन के जुड़ने के आधार पर अपचयन का। एक और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। समीकरण को संतुलित करने के लिए हमने यहां 2 लगा दिया। तो यहां पर आप कहेंगे कि जो क्लोरीन है, क्लोरीन का अपचयन हाइड्रोजन क्लोराइड में हुआ है। क्लोरीन के साथ पहले देखो इसमें कोई हाइड्रोजन नहीं था, उत्पाद बनने पर हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जुड़ गया तो हाइड्रोजन क्लोराइड में क्लोरीन का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ये है अपनी हाइड्रोजन के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन का हटना अपचयन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीकरण और हाइड्रोजन का जुड़ना गुड अपचयन। उसके बाद अपन बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर। अब देखिए मैं आपको बहुत सिंपल सा फंडा है, किसी भी उदासीन परमाणु द्वारा अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया जाए, त्याग दिया जाए तो उस पर धनावेश आ जाएगा, तो हम कहेंगे ऑक्सीकरण हुआ है। पहली बात, जब भी कोई उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो क्या होता है उसका ऑक्सीकरण। तो हम कहेंगे सोडियम धातु का सोडियम धनायन में ऑक्सीकरण हुआ है। मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो मैग्नीशियम पर प्लस आवेश आएगा, तो हम कहेंगे मैग्नीशियम धातु का मैग्नीशियम धनायन में ऑक्सीकरण हुआ है। यही मैग्नीशियम धनायन अगर एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दे, क्यों त्यागेगा उसकी भी बात करेंगे। इसके ऊपर एक धनावेश है, इसने एक इलेक्ट्रॉन और छोड़ दिया तो इस पे 2 धनावेश आ गया, ये +2 हो गया। तो हम कहेंगे कि मैग्नीशियम धनायन का मैग्नीशियम +2 आयन में क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। कोई भी आयन जिंक Zn+2 अगर हम एक साथ लिख दें, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो यहां भी हम कहेंगे जिंक धातु का जिंक द्विधनात्मक आयन में ऑक्सीकरण हुआ है। तो जब भी आपके सामने कोई ऐसा एग्जाम्पल आ जाए जिसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा हो और चाहे वो उदासीन परमाणु हो, और देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक, मान लीजिए हमारे पास कोई आयन है, क्लोराइड आयन Cl-, और इस Cl- से इलेक्ट्रॉन का त्याग होकर के Cl बन गया और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे निकल गया। देखो बच्चों, Cl- का मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, अब इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया तो एक क्लोरीन उदासीन परमाणु बन गया। इसको Cl2 के रूप में दर्शा के यहां 2 लगाना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन भी 2 निकालेंगे। ठीक है, तो क्लोराइड ऋण आयन का भी क्या हुआ है,
ऑक्सीकरण, क्योंकि देखो ऋण आयन से भी इलेक्ट्रॉन निकला है, तो ध्यान रखना उदासीन परमाणु का भी ऑक्सीकरण होता है, धन आयन का भी ऑक्सीकरण होता है, और ऋण आयन का भी क्या हो सकता है, ऑक्सीकरण हो सकता है। ये ध्यान रखने की बात है, इस पे कई बार हम फोकस नहीं करते हैं। कोई भी ऋण आयन हो, अगर उसके अंदर ऋण आवेश में कमी आ रही है, ऋण आवेश में कमी आ रही है, फॉर एग्जाम्पल जैसे O-2 है और इसके अंदर अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए और O- रह जाए, ऑक्साइड आयन से O2- से O- रह गया, तो भी हम क्या कहेंगे, इसका O-2 का O- में ऑक्सीकरण हुआ है। उसके बाद अपन बात करें बच्चों अपचयन की, तो अपचयन में अगर मान लो क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो Cl- क्लोराइड आयन बन गया, तो क्लोरीन का क्लोराइड में अपचयन हो गया। ऑक्सीजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और O- बना लिया, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन का O- में अपचयन हो गया। O- है, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और O-2 बना दिया, तो हम कहेंगे O- का O-2 में अपचयन हो गया। अगर हम सीधा यहां से पकड़े और सीधा यहीं पर देखें तो भी हम कहेंगे कि ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और O-2 बना लिया, तो O का भी O-2 में अपचयन हो गया। इसी प्रकार से अपना सोडियम आयन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन मान लो ले लिया हो और उदासीन परमाणु बन जाए, तो भी हम कहेंगे सोडियम धन आयन ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो सोडियम उदासीन परमाणु बन गया, धातु बन गई। मैग्नीशियम मान लो +2 है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, तो मैग्नीशियम धातु बन गई। इसी प्रकार से अगर मैं कहूं आपको जिंक है, +2 के रूप में था, इसने +2 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और जिंक उदासीन परमाणु बना दिया, तो हम कहेंगे जिंक +2 का जिंक में क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। समझ में आ रही है बात। तो देखो यहां जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, 2 धनावेश आया था, तो इसको ऑक्सीकरण कहा था। ये धनावेश है, इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और जिंक धातु बनाई है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर अपचयन हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पर हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि कब ऑक्सीकरण हुआ है और कब अपचयन हुआ है। मेरे हिसाब से आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अब हम बात करें, ये आदि अभिक्रियाएं हैं बच्चों, अर्ध अभिक्रिया है। एक पूर्ण अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन हमेशा साथ साथ होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं उसको रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण और अपचयन जब साथ साथ होते हैं तो इसे हम कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब एक एग्जांपल हम लेंगे और उसको समझेंगे कि किस प्रकार से वहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा ऑक्सीकरण अपचयन साथ साथ हो रहा है। देखो बच्चों, एक बहुत ही प्रसिद्ध एग्जांपल है कॉपर सल्फेट, COSO4। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन आपको करवानी है जिंक धातु के साथ। जब हम इसकी जिंक धातु के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर धातु अलग हो जाती है। हमने पढ़ा था कि ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है, जिसमें अधिक सक्रिय जिंक धातु ने कम सक्रिय कॉपर धातु को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया, लात मार के बाहर भगा दिया और खुद इसने स्थान ले लिया। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारा कोई ग्रुप और उसमें कोई ऐसा बंदा है जो अधिक एक्टिव हो और वो किसी कम एक्टिव बंदे को बाहर कर दे, उसके स्थान पर आके अपनी स्थान ले ले, तो वही बात यहाँ पर हो रही है, विस्थापन अभिक्रिया हो रही है। अब हम इसकी इलेक्ट्रॉन के आधार पर जो देखें तो कॉपर सल्फेट में आपको पता होना चाहिए कॉपर और सल्फेट आयन, सल्फेट आयन फिक्स है, -2 होता है, तो कॉपर इस पूरे पर कोई आवेश नहीं, इसका मतलब कॉपर पर +2 है। भाई आवेश संतुलित होना चाहिए, ये मैंने आपको 9th के एक चैप्टर में बताया, 9th क्लास को जो पढ़ाया था रासायनिक समीकरण बनाना, तो ये स्थिति है कॉपर सल्फेट में, कॉपर आयन की और सल्फेट की। और जिंक के ऊपर आप देख रहे हो कोई आवेश है नहीं, 0 आवेश है। भी उत्पाद में जो जिंक सल्फेट बन रहा है वहां अब जिंक पर +2 है, सल्फेट पर तो वही -2 रहेगा, और अब कॉपर पर यहां 0 है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर +2 है, अगर मैं इसको आपको ऐसे लिख के बता दूं कॉपर +2 और कॉपर +2 से क्या बन रहा है, कॉपर, तो बताइए ये +2 आवेश जो है ये खत्म हो गया। ये खत्म क्यों हुआ? क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। बताया था मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि धनायन है वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका आवेश खत्म हो सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे 1 धन आवेश बच जाएगा, 2 ले लेगा तो दोनों आवेश समाप्त। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो इसका मतलब इसका क्या हो गया, हाँ इसका अपचयन हो गया।
तो कॉपर सल्फेट से जो कॉपर बना है बच्चों, वहां पर क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए गए तो इस घटना को क्या कहेंगे, अपचयन। क्या कहेंगे बच्चों, अपचयन कहेंगे। इसी प्रकार से ये जिंक है, मैं यहां लिख रहा हूं जिंक उदासीन था और यहां जाने पर जिंक के ऊपर क्या आ गया, जिंक +2। देखिए ध्यान से इसको, जिंक ने जिंक +2 बनाया, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन ही तो हैं जो अपने कॉपर ने ग्रहण कर लिए और जिंक ने दे दिए। तो अब इलेक्ट्रॉन देने का काम किसने किया, जिंक ने। इसका मतलब जिंक से जो जिंक सल्फेट बना है वहां 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, त्याग हुआ है, इसलिए हम इसको कहेंगे ऑक्सीकरण। क्या कहेंगे बच्चों, इसको ऑक्सीकरण कहेंगे। तो अब हम देख रहे हैं इस अभिक्रिया में कि एक अभिकारक का ऑक्सीकरण और एक अभिकारक का अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं, इसलिए अभिक्रिया कहलाएगी रेडॉक्स रिएक्शन। क्या कहलाएगी बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया का भी उदाहरण है और ये एक विस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। अब मैं बात करूं जो हमने कल बात की थी कि अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक कौन होगा। मैं सीधा लिख रहा हूं ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण करवाने वाला, और एक अपने को इसमें पहचानना है अपचायक, अपचयन करवाने वाला। ऑक्सीकारक का खुद का क्या होगा, अपचयन। अपचायक का खुद का क्या होगा, ऑक्सीकरण। देखो किसका ऑक्सीकरण हुआ है, जिंक का। इसका मतलब जिंक का खुद का ऑक्सीकरण हुआ है, तो जिंक यहां क्या है, एक अपचायक है। और ऑक्सीकारक यानी जिसने खुद ने अपना अपचयन कर लिया, तो कॉपर सल्फेट का अपचयन हुआ है, इसलिए ये एक ऑक्सीकारक है। तो ऑक्सीकारक हुआ कॉपर सल्फेट। देखो समझो इसको, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर उसने यहां से इलेक्ट्रॉन लेने का काम किया, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक तरह से इसने निकाले, है ना। इसने इलेक्ट्रॉन दिए तो इसके इलेक्ट्रॉन निकले, तो इसके कारण निकले, तो इसने इसके इलेक्ट्रॉन निकाले, इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो ये ऑक्सीकारक हुआ ना, इसका ऑक्सीकरण करवा दिया। और जिंक से देखेंगे तो अब यहां से देखो, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तब इसका अपचयन हुआ, तो इसने तो करवाया इसका अपचयन, तो जिंक यहां अपचायक हो गया। तो जिंक धातु तो यहां पर अपचायक का काम कर रही है और कॉपर सल्फेट यहां पर ऑक्सीकारक का काम कर रही है। इसी प्रकार से ये हुई आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया। और अब आप लोगों के लिए एक रिएक्शन जिसमें आप ये बताएंगे कि किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। ठीक है बच्चों, किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है, कौन ऑक्सीकारक है और कौन अपचायक है। ये लीजिए, ये रिएक्शन फॉर यू, आप लोगों के लिए। फेरस सल्फेट जो है वो जिंक के साथ क्रिया करके जिंक सल्फेट बना रहा है और फेरस धातु अलग कर रहा है। विस्थापन अभिक्रिया है, किसके ऊपर कैसा आवेश है और किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और कौन अपचायक, ये बताना है एक तो रिएक्शन में, और इसके साथ ही बताना है ऑक्सीकारक कौन है और अपचायक कौन है। तो आज के वीडियो में आप लोगों के सामने लगभग रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया ये कंप्लीट हो गई है। बीच में इसमें ऋण विद्युतीय और धन विद्युतीय और है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो ये काम की चीजें आपको बता दी हैं, अच्छी स्टडी करें। बाकी जो जनरल साइंस वाले बच्चे हैं जो किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए बाद में वीडियो डाल दिया जाएगा। अगले वीडियो के लिए इंतजार करते रहें, वीडियो को ध्यान से देखें और प्लीज आप सभी पढ़ाई में पूरा ध्यान देके इन वीडियो को बार बार देख करके अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।